नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, डोनाल्ड ट्रंप जो कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी बयान दे रहे हैं, उनके हिसाब से तो ईरान के साथ उनकी डील हो गई है। अगले 5 दिन में ईरान डील करने को बेकरार है और किसी खास शख्स के साथ उनकी बातचीत चल रही है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि सारे नेताओं को हमने मार दिया ईरान के और अपने आप नेचुरली वहां सत्ता परिवर्तन हो गया। तो उनके इन दावों को कैसे देखा जाए? देखिए, उनके इन दावों को आप इस तरह से देखिए कि ट्रंप जो अभी तक बोल रहे थे कि हम ईरान का तहस नहस कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे, आज वो उल्टा बात कर रहे हैं कि वहाँ गवर्नमेंट बदली होने वाली है, रिजीम चेंज होने वाला है। वो एक नैरेटिव वॉर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के अंदर कुछ लोग जो ऐसे शायद बचे हों, उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका आपको सीधे ही आंसर मिलता है, जबकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल कहा है कि कोई ऐसी बातचीत ही नहीं हो रही है। हमें तो पता भी नहीं कि कोई ऐसी बातचीत हो रही है। और ये जो ट्रंप जो ये बातें बोल रहे हैं, ये दिखाता है कि वो उन्होंने हार मान ली है। बड़ा ओपनली बोला है कि ट्रंप ने हार मान ली है। चाहे ट्रंप कुछ भी बोलें, मैंने पहले कई पॉडकास्ट में बताया है कि अब जो ट्रंप है एक ऑफ रैंप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस इलाके से बाहर निकलने का। और पहले दिन या दूसरे तीसरे दिन जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो मैंने किसी एक पॉडकास्ट में बताया था कि ये बीच में से जो है डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल जाएंगे और इजराइल को उसके हाल पे छोड़ देंगे और गल्फ स्टेट्स को उनके हाल पे छोड़ देंगे। और ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, कुछ ऐसी टेम्पररी कुछ बातचीत होगी। उसके बाद देखेंगे कि अगर अगर ये बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है या कोई कोई हल नहीं निकल पा रहा है, तो ये चुपचाप बोलेंगे आई एम विड्रॉइंग, लेट द गल्फ स्टेट्स एंड इजराइल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ईरान एंड इजराइल। और उसका कारण क्या है? देखिए, उसका कारण ये है कि ट्रंप जो है बेसिकली बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कुछ देर तक गेम खेलता है और जब गेम उसके पक्ष में नहीं जाता है तो वो क्या करता है? कट लेता है। तो अब ये कट लेने की जो जो वो राह निकाल रहे हैं ट्रंप साहब, दुनिया को ये बता हमने ये कर दिया, हमने उसका उसकी रिजीम बर्बाद कर दी, उसकी लीडरशिप बर्बाद कर दी, उसके सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को 2 या 3 बार मार चुके हैं नतान्ज में। अभी तक उनको यकीन नहीं हो रहा कि वहां पे न्यूक्लियर हथियार है भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऊपरी कहानी चलाई जा रही है ये बताने के लिए कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता खोल दिया है। पीछे से बात कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं कि कोई आ जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा इस बात से इसलिए सहमत हूं कि मैं शुरू से एक चीज देख रहा हूं और वो ये है कि पेजक्सियां को नहीं मारा जा रहा है। पेजक्सियां कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि पेजक्सियां शायद वो एलिमेंट होंगे जिनको कि बोला जाएगा कि ठीक है, वी एक्सेप्ट पेजक्सियां एज द हेड ऑफ ईरान एंड दैट वी विल फर्दर प्रोग्रेस आवर रिलेशनशिप विद पेजक्सियां। पेजक्सियां जो है वो एक डार्क हॉर्स मुझे नजर आ रहे हैं। ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं आज, और ये शायद दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होंगे क्योंकि पेजक्सियां एक लिबरल बैकग्राउंड से आते हैं। वो नहीं है आयतुल्ला या रिलीजियस लीडर नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई बार उन्होंने थ्रेटन भी किया है कि मैं अब पद छोड़ रहा हूं। जिसको जिसको हो सकता है, जो काबू कर सकता है सिचुएशन को वो काबू करे। लेकिन ये तभी संभव होगा अगर आईआरजीसी गिर जाएगा। आईआरजीसी एक वो मोजाइक लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि वो कई लोगों ने तो बोला है कि उनके अंदर ऑफ बटन नहीं है कि जो जब तक जिंदा है वो वहां से लड़ाई लड़ेगा। जिस प्रोविंस का लीडर अगर जिंदा है वो वहां से लड़ाई लड़ेगा। इसका एक लीडरशिप चेंज का एक प्रोसेस भी उन्होंने बना रखा है कि एक मरा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आता है, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता, कोई सवाल भी नहीं पूछता, भाई ये मर गया, फलाना है लिस्ट में, वो बनेगा। जैसे कि अमेरिका में भी इस तरह की एक
इस तरह की एक प्रोसेस है कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ होता है तो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को अगर कुछ होता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी अगर कुछ होता है तो स्पीकर ऑफ द कांग्रेस बिकम्स द प्रेसिडेंट। ये एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसी तरह से हर देश में होता है, लेकिन इनके ईरान में जो है ये बड़ी डीप जाता है और वो तकरीबन थ्रू आउट आईआरजीसी के ही नीचे रहता है। तो आईआरजीसी ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है ईरान को, और जब तक आईआरजीसी को आप नहीं हिलाएंगे, ये सब जो कहानियां बोल रहे हैं ट्रंप साहब, ये कहानियां ही हैं, क्या बोलते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है। मुझे तो यहां तक लगता है कि ये कल कुछ और कहानी बोल देंगे जब उनके जो सो कॉल्ड इंटरलोक्यूटर्स हैं, जेडी कुशनर वगैरह की बात चल रही है कि वो लोग पीछे से बातचीत कर रहे हैं, तो जब वो बोलेंगे कि सर ये तो मान नहीं रहे, वो तो मान नहीं रहे। अफगानिस्तान में जो यूएस एम्बेसी है, वहां के जो एम्बेसडर हैं ईरान के जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, वो बोल रहे हैं कि यूएस डर गया है, ये यूएस ने हाथ पीछे खींचने वाला है और ये उसकी हताशा दिखाती है, हम कोई बातचीत नहीं कर रहे। हम कह रहे कि हमने जो अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के बाद हम उनके बहुत बड़े पावर प्लांट पर हमला कर देंगे, दरअसल ईरान उससे डर गया है क्योंकि उसको बनाने में $10 बिलियन लगेंगे और वो पैसा वो खर्च नहीं कर पाएगा, इसलिए वो डर गया है। इसलिए उस नुकसान से बचने के लिए उसने हमको डील का ऑफर दिया है। तो ये ऑफर किसने दिया, आप नाम तो बता नहीं रहे, और आपने जो बोला सर उससे मुझे लग रहा है कि उनके राष्ट्रपति पेजेशियन जो है वो शायद बातचीत कर रहे हैं। नहीं, बातचीत अभी कोई नहीं कर रहा मुझे जहां तक लगता। हाँ, कुछ बैकडोर, कुछ एलिमेंट्स होते हैं हर देश में, वो आपको मान के चलना चाहिए कि कुछ बैकडोर बातचीतें चलती रहती हैं, लेकिन उनकी जो टॉप लीडरशिप है अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और वो उसको ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका की जो वो सस्टेनेंस थी, जो उसकी विल पावर थी, अमेरिका के पास कैपेबिलिटी बहुत है, चाहे तो ईरान को बुरी तरह से हवाई जहाज से मार के ड्रोन सॉरी मिसाइल्स हो गई, एयरक्राफ्ट्स हो गए, फ्री है, खुला छूट है उसको, लेकिन जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेगा तब तक ईरान झुकेगा नहीं। और बूट्स ऑन ग्राउंड मैं आज भी बता रहा हूं, अमेरिका नहीं डालेगा। उसने बहुत घाव खा लिए हैं, क्या बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसीलिए जो ट्रंप साहब हैं, इन्होंने अब नया गेम खेला, एक नैरेटिव वॉर निकाल रहे हैं कि इससे सुन करके शायद कोई ईरान में कुछ बात निकल आए बात। देखिए, न्यूक्लियर प्लांट वगैरह ये सब वो है, मैं कहूंगा गिदड़ भपकी है। क्यों? अगर न्यूक्लियर प्लांट के इनके उस पर मारा, ये मिसाइल मारेंगे उनके न्यूक्लियर प्लांट पे जो कि इजराइल के अंदर मारा उन्होंने, वो उससे डरे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियर किसी प्लांट को ईरान ने हमला किया और उससे रेडिएशन आना शुरू हो गया, तब आप सोचिए छोटे से इजराइल जैसे देश में कितनी नुकसान होगी, कितनी हानि होगी। ये बात उनको डरा रही है, ना कि ईरान के न्यूक्लियर, ईरान के पास तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो आपने बर्बाद कर दिया। एक न्यूक्लियर प्लांट भी वगैरह आप बर्बाद कर दोगे तो ठीक है, उनको अंधेरे में रहने की आदत है। प्रॉब्लम उनको है जिनके घर शीशे के हैं और उजाले में रहते हैं। तो ये जो शीशे और उजाले में रहने वाले लोग हैं, अब इनको हो रही तकलीफ, चाहे वो गल्फ स्टेट्स हो, सारे ऐशो आराम लग्जरी से रहते थे, शीशे वाले घर थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स थी, वो सारी जो उनकी जो ऐशो आराम है वो बंद हो गई है। कतार के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि जो उनकी फैसिलिटीज, ऑयल फैसिलिटीज वहां पे एलएनजी की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो फैसिलिटी है, उसको 3 से 5 साल लगेगा। तो वो ईरान की क्या बात कर रहे हैं, ईरान को चलो 10 साल लग गया, तुम्हारा भी तो भंटाधार हो गया है। अब उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि लोग बोल रहे हैं ये क्यों कर रहा है, उसके कुछ कारण है। अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों इसको 5 दिन की जो वॉर रोकने की बात कर रहा है, सीज फायर की बात कर रहा है, 2-3 कारण है, बड़े कारण है। पहले बोला ट्रंप जो है बिजनेसमैन है, सारे शेयर मार्केट क्रैश हो गए हैं, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर अब इतना आ गया है कि वो अब चाह रहा है कि कुछ इस तरह की चीजें करके जो ग्लोबल मार्केट है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, डाउ जोन्स हो, जो जितने भी मार्केट्स हैं,
ये सारे दोबारा ऊपर आए। इससे फायदा किसको होगा? बिजनेस टाइकून ट्रंप को। शेयर वेयर मुझे तो इतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इनकी सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। इस समय जो शेयर लो हैं, जैसे शेयर बढ़ेंगे ये दोबारा ऑफलोड कर देंगे मार्केट में और उनको मिल जाएंगे बिलियंस। सर, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया है कि तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है ईरान के साथ, उसके बाद जो तेल के दाम है वो 14% नीचे गिरे हैं और शेयर बाजार में चाहे यूरोपियन हो या अमेरिकन हो उसमें उछाल आया है। बिल्कुल, वो ये मैनिपुलेशन है। ये ईरान से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, ये उसने मैनिपुलेशन करी है स्टॉक एक्सचेंज की और ऑयल की प्राइसेस को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि अमेरिका को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क किनको पड़ रहा है? जो बाकी देश हैं, जो कि ईरान के साथ जिनका कि अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो जापान हो चाहे वो यूरोप, सबसे ज्यादा यूरोप को। यूरोप तो इतने बुरे हाल में है कि उनका 70 to 80% तेल जो था, 70% तेल, 35% पहले रशिया से आता था, लेकिन अब वो सारा ये लोग इधर से ले रहे थे या अमेरिका से ले रहे थे। अमेरिका वाला तो चल रहा है, लेकिन इधर वाला सारा बंद हो गया है। कुछ दिनों में देखिएगा यूरोप की हालत खराब हो जाएगी। आप यूरोप से आपने याद दिलाया, यूके में इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंटी इजराइल कि आप मानोगे नहीं। वहां पे तो यूएस एम्बेसी के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्होंने एक ज्यूज के एक एम्बुलेंस को आग लगा दी है। मतलब कीव स्ट्रामर के पुतले जलाए जा रहे हैं। कीव स्ट्रामर न घर का न घाट का, अमेरिका से प्रेशर पड़ता है उसको तो वो गाली दे रहे हैं। अंदर से जो उनके प्रो, अच्छा ये हैं कौन? पैलेस्टीनियंस, लेबनान और प्रो ईरान, तीनों मिल करके वहां पर ये हंगामा कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप यूएस में देखिए, यूएस में कई सारे ऐसे हरकत हुई हैं जिसमें कि आपको पता चलेगा कि वो एक फायर ट्रक वाले ने तो जाकर के एयरक्राफ्ट में ही घुसेड़ दिया। वो आई बिलीव वो मुस्लिम था। सो अब पता नहीं, उसको तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा कि वो प्रो ईरानियन था। लेकिन एक चीज जरूर हुई है कि दुनिया भर में जितने शियाज हैं उनको काफी इस समय नाराजगी है ट्रंप से और इजराइल से। तो भले ही ईरान ना कुछ करे, लोग अपने आप भी अमेरिका में इस तरह की हरकत कर सकते हैं जिसको लोन वोल्फ अटैक बोलते हैं। ठीक है, अगर ईरान खुद कर रहा है वो तो अलग बात है, उसके प्रॉक्सीज हैं, हर जगह पे उसके प्रॉक्सीज हैं। तो किस समय अमेरिका के अंदर एक बड़ा हमला हो जाए कोई कह नहीं सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब आप देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड टावर्स का जो अटैक हुआ था उसके लिए 6-7 साल लगे थे पूरी प्लानिंग करने में। ये जो अटैक अगर उस तरह का कुछ करना है तो टाइम लगेगा, लेकिन छोटे छोटे अटैक्स, लोन वुल्फ अटैक्स, चाहे वो ईरान के द्वारा किए जाए या मोटिवेटेड बाय ईरान सिचुएशन, दोनों हो सकता है। वो भी होने की बहुत बड़े आसार नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं सक्सेसफुल होंगे ईरान में कोई भी चीज बदलाव करने में। सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे ही ये कनाडा का जहाज था जिसमें ज्यूस लोग सवार थे हाँ और जी। एयरपोर्ट पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है उसको जो दो ड्राइवर चला रहे थे वो दोनों मुस्लिम समुदाय के थे और हाँ उन्होंने जी। टक्कर मार दी जहाज पर और दोनों पायलट भी मारे गए हैं। तो लोन वुल्फ अटैक ही हो सकता है क्योंकि ये मुस्लिम थे, अब क्या पता शिया हो, कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे आपने कहा लंदन में 4 एम्बुलेंस थी ज्यू समुदाय की जिनको आग लगाई गई है। तो अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सोचने को मजबूर हो ही गए होंगे कि कहीं 9/11 जैसा हमला ना हो जाए, इसलिए शायद वो थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं और मीडिया के जरिए एक भ्रम फैला रहे हैं कि बातचीत हो गई, बातचीत हो गई। देखिए, इसके कई कारण है, खाली ये दो कारण तो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। अमेरिका की जो सोसाइटी है इसमें काफी डिवाइडेड है। देखिए कहां पर हो रहे हैं प्रोटेस्ट, एक न्यूयॉर्क में हो रहा है और दूसरा लॉस एंजलिस में हो रहा है। दोनों ही लेफ्ट वोक स्टेट्स हैं, दोनों ही जगह जो है ये हारा है ट्रंप। न्यूयॉर्क में ट्रंप हारे हैं और लॉस एंजलिस में भी, मतलब कैलिफोर्निया में भी ट्रंप हारे हैं। मतलब मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रो ईरानियन सपोर्ट करेंगे। यार ईरान का मेयर ही आप देख लीजिए, वो दूसरे समुदाय के हैं। तो कहने का मतलब है कि उसको ये ज्ञान तो हो ही गया है भाई कि कुछ न कुछ हो सकता है जो कि
अमेरिका के लिए बुरा होगा और फिर उसका इलेक्शन जो है ना वो खटाई में पड़ जाएगा, जो मिड टर्म इलेक्शन करने की नवंबर जो में। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो पोस्टपोन कर देगा इमरजेंसी डिक्लेयर करके। अब वो एक अलग कहानी है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कांग्रेस से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। हालांकि प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर होता है, वो कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है फॉर पोस्टपोनिंग द इलेक्शन, और जब सिचुएशन अच्छी हो जाए तब कराएगा इलेक्शन। क्योंकि अगर इलेक्शन अभी हुआ और वो माइनॉरिटी में आ गया तो वो उसका जो बाकी जो 3 साल का प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो एकदम बर्फ में चला जाएगा, खटाई में चला जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये जो लोन वुल्फ अटैक एक कारण है। दूसरा जो कारण है वो है मार्केट्स और तेल। मार्केट्स और तेल से दुनिया के का प्रेशर उसके ऊपर आ रहा था। इंडिया हो गया, इंडिया ने काफी, पूरी गल्फ स्टेट, आप सोचिए गल्फ स्टेट में खाली तेल नहीं, दुबई में खाली तेल होता था। सारा का सोना जो था भारत का वो दुबई में पटा हुआ है। वो सोना बाहर निकलना ही बंद हो गया है। अगर वहां से सोना आएगा नहीं तो यहाँ इंडिया में बिकेगा नहीं, इसलिए सोने का दाम भी गिरेगा। ये कई सारी चीजें हो रही हैं, सोने का दाम, फिर स्टॉक एक्सचेंज, ऑयल हो गया। पाइपलाइन से कितना तेल निकालोगे आप? एक पाइपलाइन है, वो दो है। एक ईस्ट वेस्ट है, सऊदी अरेबिया से रेड सी में जाता है, यानबू पोर्ट है। दूसरा वो फुजियारा में जाता है, फुजियारा में भी उन्होंने मिसाइलें चला दी हैं ईरान वालों ने। वहां पर भी वो फुजियारा पोर्ट भी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है। सारे पोर्ट बंद है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के। कुछ जहाज जो निकल रहे हैं, आज देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि भारत के अंदर न्यू मैंगलोर पोर्ट पर एक साथ यूएस का टैंकर आता है एलपीजी लेकर के, और रशिया का टैंकर, 2 टैंकर आते हैं ऑयल लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के। आप पहले सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की बातचीत होगी। तो इतना डेस्परेट हो गई है सिचुएशन दुनिया के लिए, और जो गल्फ के लिए तो आप समझ लीजिए उनका बेड़ा गर्क हो रखा, बेड़ा गर्क हो गया उनका, गल्फ स्टेट्स का। और उसके साथ भारत को बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारत 1 करोड़ जो वहां पे जो हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो कि जो कि रेमिटेंस देते हैं भारत के अंदर, करीबन आई थिंक 48 या 52 बिलियन डॉलर्स का ये लोग रेमिटेंस देते हैं। बहुत कोई मायने रखता है इतना बड़ा जो वहां से रेवेन्यू आता था हमारे को, उससे काफी फायदा होता था। वो सारा बंद हो गया है, कम हो गया है। तो भारत के लिए भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बीच में आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री ने पेजक्सियां से बात करी थी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से बात की थी। कुछ खिचड़ी चल रही होगी, लेकिन उस खिचड़ी को अभी पकने में बहुत देर है। बीरबल की जो खिचड़ी याद है ना, खंबे के ऊपर दूर रखी हुई है, अभी नीचे से आग लगाई हुई है, उसको वहां तक आंच पहुंचने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये 5 दिन में तो नहीं होगा, ये और युद्ध चलेगा, अनलेस ये भाई साहब कट लिए जैसे अफगानिस्तान से कटे थे, उसके चांसेस बड़े हाई हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उनमें दम तो नजर नहीं आता, लेकिन वो भगौड़े साबित हो सकते हैं, वो युद्ध छोड़कर भाग सकते हैं। तो ऐसे में क्या वो इजराइल को अकेला छोड़ देंगे? क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्वीट किया था, इसमें इजराइल का तो कहीं कोई जिक्र नहीं किया, अपनी बात की, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो आपको लगता है कहीं कोई ऐसी स्टेज आ गई है इजराइल और अमेरिका के बीच में ईरान को लेकर, जहां पर अमेरिका तो वापस हटना चाहता है लेकिन इजराइल वापस नहीं हटना चाहता? आपको लगता है कहीं दोनों के बीच कोई मतभेद भी पैदा हो गए हो? देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो इजराइल को छोड़ेगा नहीं, चाहे वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। लेकिन अमेरिका ये भी कई बार कर चुका है कि अपने इंटरेस्ट के लिए वो अपने दोस्त को बीच में छोड़ सकता है, लेकिन इजराइल के साथ वो इतना जरूर करेगा कि उसको वो यूक्रेनियन मॉडल में ले आएगा। यानी कि उसको मॉनेटरी सपोर्ट, उसको मिलिट्री सपोर्ट, उसको वेपन्स, इक्विपमेंट, उस तरह के सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन बाहर से। वो खुद जो बूट्स ऑन ग्राउंड या खुद अपने, देखिए एक एस्कॉर्ट कैरियर उसका वैसे ही पीछे चला गया, दूसरा आने में भी टाइम लगेगा। इस तरफ वाला अब्राहम लिंकन को भी कई बार
अटैक किया गया है। सो उसके जो फोर्सेस भी हैं काफ़ी इस समय स्ट्रेस में हैं। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो जेरार्ड फोर्ट में आग लगी थी, वो शायद उन्होंने खुद ही लगा दी थी, जो नेवल जो सेलर्स वगैरह हैं उन्होंने खुद ही लगा दी थी, वहाँ से निकलना चाहते थे वो लोग। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट ऐसी रिपोर्ट्स भी न्यूज़ मीडिया में आई थी कुछ कि भाई इट वाज पॉसिबली अ डेलिब्रेट। आपको पता होना चाहिए एयर रिफ्यूलर्स उनके पास पुराने 1950s और 60s के एयर रिफ्यूलर्स हैं अमेरिका के पास। एक का तो हवा में ही क्रैश हो गया था, कुछ कई लोग मारे गए थे, आई थिंक 6 या 7 लोग मर गए उसमें। तो इस तरह के अगर एयरक्राफ्ट हैं उनके पास, ऐसा नहीं कि अमेरिका के पास सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट है, पुराने हथियार, पुराने जहाज हैं जो कि एयर रिफ्यूलिंग इसलिए जरूरी है कि उनको ईरान तक पहुंचने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर से, तो इसलिए इनका भी फ्लाई करना जरूरी होता है। इनका इस तरह का नुकसान हो गया, F-35 को गिरा दिया गया है, एक तरह से अमेरिका की बोलते हैं ना नाक काट दी है। अगर आप मान लीजिए F-35 को गिरा दिया तो इट्स लाइक उनकी उनकी जो वॉर फाइटिंग मशीनरी है उसका वो क्राउन बोलते थे कि इट इज द क्राउन ऑफ आवर वॉर फाइटिंग मशीनरी, वो गिर गई। इजराइल के F-16 को गिरा दिया इन्होंने, हालांकि उन्होंने क्लेम नहीं, अभी तक चुप बैठे हुए हैं, जो ये गिराने की बात हुई उस पर चुप बैठे हुए, बट इमेजरीज तो आ गई हैं। और अच्छा, ईरान के पास इमेजरीज कहाँ से आ रही हैं? ना उसके पास कोई कैपेबिलिटी है, ना उसका कोई अर्थ स्टेशन, सब कुछ तो तहस नहस कर दिया इन्होंने। कुछ इशारे सामने आ रहे हैं अमेरिका को कि भाई इनको अब रशिया और चाइना टेक्निकल सपोर्ट तो दे रहे हैं, तो इनकी जो मिसाइलें हैं अब ज्यादा एक्यूरेट होने लग गई हैं, सही जगह पे गिर रही हैं। इसलिए उसको भी डर हो गया कि अगर यार किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, अगर इन्होंने मार दिया, जैसे अब जपोरेजिया था यूक्रेन में, अगर उसको उड़ा देंगे तो कितना रेडिएशन होगा। और यहाँ तो छोटे छोटे देश हैं, पूरे देश रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। चेरनोबिल के बारे में सब लोग जानते हैं कि कितना एक नुकसान हुआ था। तो कई सारे फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ विच अमेरिका को जो लग रहा है कि यहाँ से शांति का रास्ता बेटर है बनिस्पत इसके कि मैं और सिचुएशन को एग्रीवेट करूं। उन्होंने इजराइल को बोला कि आप पावर प्लांट पे अटैक नहीं करेंगे, मना किया उनको, स्टेटमेंट दी उन्होंने, बोला इजराइल ने तो बोला था हम उनके सारे पावर प्लांट वो कर देंगे, तो यूएस प्रेसिडेंट ने मना किया उसको। तो इजराइल अभी भी सुन रहा है यूएस के, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन अब वो रिमोट से ही कंट्रोल होगा, मुझे यहाँ तक लगता है ये लड़ाई जो है रिमोट कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन सर, अगर अमेरिका ने कह दिया कि तुम वहां पर पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करोगे, तो ईरान ने भी तो कहा था कि हम गल्फ कंट्रीज में जहां जहां पर जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, उनको जहां से पावर सप्लाई की जाती है उनको ठोक देंगे। तो डर तो यहाँ भी है ना कि आप वो करोगे, वो भी तो बदले में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ईरान तो कहीं झुकने को तैयार ही नहीं है ना सर। इसीलिए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मना किया। उसने बोला भाई अगर वो करोगे तो वो भी करेगा। और उसको मैंने वो पॉइंट बताया था आपको कि उसको अब इमेजरी ट्रैकिंग वो सब कहीं से मिल रही है। चाइनीज बाइडू सिस्टम वहां पे डिप्लॉय हो चुका है। चाइनीज आर शेयरिंग द डेटा, जैसे वो पाकिस्तान के साथ कर रहे थे उसी तरह से अब वो ईरान के साथ कर रहे हैं। तो चाइनीज, इनके पास भी जैसी कोई एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ता है अब इनको भी खबर मिल रही है कि भाई एक मिसाइल आ रही है, तो ये अब प्रोटेक्टिव मेजर ले रहे हैं। यानी कि जैसे इजराइल में अगर आप, हम लोग तो कई बार उनके से बातचीत करते रहते हैं, हमारा थिंक टैंक है तो आपस में हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो जब डिस्कशन कर रहे होते हैं ऑनलाइन हम लोग, तो वो बोलते हैं कि सर अगर सायरन आएगा तो हमको माफ कर देना, हम छोड़ के अपने शेल्टर्स में चले जाएंगे। फिर भी वो लोग अपना काम कर रहे हैं। उसी तरह की हालत अब ईरान की भी हो गई है। तो ये जो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे रशिया और चाइना का सपोर्ट इनको मिलना शुरू हो गया है। ये अमेरिका को पता है। तो अमेरिका जानता है कि भाई एक बार दो सुपर पावर या मेजर पावर कह लीजिए अगर इसको ईरान को सपोर्ट करने लग गए तब उसको हराना मुश्किल है, तब वहां बूट्स ग्राउंड पे भी डालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही रीजन है कि वो इस तरह की अब बैक डाउन कर रहा है। कल तक तो 48 आवर का अल्टीमेटम दे रहा था, सडनली 24 घंटे के बाद अल्टीमेटम फुर हो गया हवा में और एक्सटेंड हो गया सर 5 दिन के लिए। सर इस बीच ये भी खबरें आ रही है कि हमारे विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो से बात की है, तो दोनों के बीच इस टाइम पर जो बातचीत हो रही है इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ये बातचीत चल रही है शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सीज फायर ऑफ द वॉर।
क्योंकि इस समय मैंने जैसे कहा कि भारत जो है नंबर 2 देश है जिसको कि इस पूरी लड़ाई से घाटा हो रहा है। तेल का उतना घाटा नहीं है, हमारे को एलपीजी की प्रॉब्लम है। एलपीजी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसीलिए देश के अंदर भी लोगों को नए रास्ता चुनना चाहिए, इंडक्शन कुकिंग पे जाना चाहिए। सीएनजी जो है वो पाइप्ड गैस जो है उसको लेना यस। चाहिए। हाँ जी, वो थोड़ा क्योंकि उसमें रिफाइनिंग वगैरह की जो कंप्रेस करके वही गैस आप इस्तेमाल कर लेते हैं। एलपीजी जो है उसको रिफाइनरी का जो पहला प्रोडक्ट होता है, वो निकलता है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें कतार हमारा 60 to 70% जो एलपीजी थी हमारी कतार से आती थी। अब कतार बोल रहा 5 साल लगेगा। तो आप सोच लीजिए कब तक हमारी ये मुसीबत रहेगी। अब छोटी मोटी मुसीबत नहीं रह गई है, तो हमको कतार का अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी है। तो उसी उसी के तहत अमेरिका से अब एलपीजी आ रही है। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, हालांकि वहां से भारत के तो जहाज निकल रहे थे और बहुत सारे जहाज वहां अभी भी खड़े हैं, तो आपको लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं उस रूट को कंट्रोल करना चाहता है? बिल्कुल, इसमें शक क्या है? देखिए, अमेरिका का पूरा गेम प्लान था तेल को, दुनिया के तेल को कंट्रोल करना। रशिया को उसने पहले ही दबा रखा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई से। वेनेजुएला को उसने उड़ा दिया। बाकी जो छोटे-छोटे देश हैं उनको उसने पहले ही काबू में कर रखा हुआ है। एक जो बड़ा सबसे देश था और जिसका सबसे बढ़िया क्रूड ऑयल निकलता था वो था ईरान। ईरान का क्रूड ऑयल जो है गल्फ के क्रूड ऑयल से भी बढ़िया है। इतना बढ़िया है कि उसको रिफाइनिंग में बहुत कम एफर्ट लगता है। टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा हाई एंड की नहीं चाहिए। वेनेजुएलन तेल के लिए टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए। तो अगर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कंट्रोल कर लेता तो सारी जो गल्फ के पोर्ट्स हैं वो इसके नीचे आ जाते। जो ये टैक्स ईरान लेने की बात कर रहा है कि युवान में मैं टैक्स लूंगा तब हवाई जहाज तब पानी के जहाज छोड़ूंगा, वो टैक्स लेने का मेरे ख्याल से इरादा ट्रंप साहब का था कि भाई ये इस इलाके से सिक्योरिटी गारंटी के लिए किस तरह लेता। वो टैक्स की तरह नहीं लेता, वो इंश्योरेंस जो है लॉयड या कोई कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस की शिपिंग में, उसके थ्रू पैसा लेता, सारी इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ा देता। अब अगर आप इंश्योरेंस नहीं दोगे तो आपके हवाई जहाज आपके टैंकर का कोई भरोसा नहीं। कहाँ कैसे हो जाए, कुछ हो जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, या फिर ऐसे इंश्योरर के पास जाओगे वो इंश्योर करना नहीं चाहे। खाली लॉयड ये एक कंपनी थी, लॉयड ये ऐसे मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, मैं गूगल करूंगा तो पता चल जाएगा। वो कंपनी वो वाला पैसा वो हथियाने के फेर में था, सब उसको सलाम करते। वैसे ही उसके पास शेल गैस का इतना बड़ा भंडार है। फिर ये दुनिया के सारे तेल वो कंट्रोल करता, चाइना को कंट्रोल करता वो। ये बेसिक एम था चाइना के तेल के जो सोर्स है ईरान, अभी तक चाइना ईरान से तेल ले रहा था। अभी चाइना की जो हालत है वो ये है कि ईरान से तेल नहीं ले पा रहा है। हालांकि कुछ एक जहाज निकल रहे हैं, उसमें से 7 जो निकले थे उनको हमने दबोच लिया बीच में, जो चाइना के लिए जा रहे थे। तो अब आप सोचिए कि कितना नुकसान हो रहा है चाइना का। इसीलिए मेरे को लगता है अंदर से प्रेशर पड़ा है उसको बहुत, क्योंकि उनका भी नुकसान हो रहा है और दुनिया का नुकसान हो रहा है। और भारत ने कई बार बोला है कि भाई ये जल्दी ठीक करिए। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी, फॉरेन मिनिस्टर ने बात करी है। कुछ अंदर अंदर चल रहा है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो 5 दिन के अंदर ये मामला सुलझ जाए, ऐसा नहीं होगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप को तो वैसे भी अधपकी खीर परोसने की आदत है ना, बड़बोला है। अभी खीर वहां पे बनी नहीं, वहां मुद्दा अभी सेटल ही नहीं हुआ, वहां पर ईरान माना ही नहीं कि अभी हमारी बातचीत हो रही है, पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये तो उनकी फितरत है। और ये शायद वो डिसेप्शन वॉर भी होता होगा ना सर, डिसेप्शन गेम भी होती होगी कि मेरा पलड़ा भारी है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं ये वॉर छेड़ करके। तो वहां पर वो अपनी टांग ऊपर दिखाने की कोशिश भी तो करेंगे ना कि मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ही वॉर किया, मैं ही रोक रहा हूँ इसको। बिल्कुल, वो तो वो बोलते हैं ना कि मुझे शांति पुरस्कार चाहिए, तो पहले मैं लड़वाता हूँ और फिर उसको रुकवाता हूँ। इस बार उन्होंने एक कदम और आगे ले लिया कि पहले मैं लड़ता हूँ, फिर मैं उसको रोक देता हूँ। लेकिन ये जो ट्रंप की जो आदत है
ये इनको ज़्यादा दूर तक ले नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि अब बाय एंड लार्ज लोग ट्रम्प को समझ गए हैं, उनको किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता जब तक एक्चुअली कुछ सामने ना आ जाए। जब तक ईरान से कुछ वक्तव्य ना आए, आई थिंक वी शुड नॉट पे मच अटेंशन टू इट। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, ईरान को दबा भी सकता है, कुछ ऐसी बात हो भी सकती है कि भाई ज़रूर अंदर पीछे से बात चल रही है और ईरान जो है लास्ट, ईरान की कई शर्तें हैं ना, इसलिए नहीं मान रही। ईरान की सिचुएशन को चेंज करने के लिए आईआरजीसी को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कितनी भी बात कर लें, आईआरजीसी नहीं मानेगा। अब वो बोल रहे हैं कि अब मुझे पता नहीं कि मोज्तबा जिंदा है, पहले कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना मोज्तबा इज डेड। हाँ, ट्रम्प अब बोल रहे थे। हाँ, अब बोल रहे हैं कि आई डोंट नो वेदर ही अलाइव और नॉट अलाइव। और अब ये भी कह रहे हैं सर कि हम नहीं चाहते कि मुर्तजा को मारा जाए, जबकि पहले इन्होंने कहा था कि खमेनी की जगह जो भी आएगा उसको हम मारेंगे। बिल्कुल, तो यही मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं दीज आर एक तो नैरेटिव वॉर का भी हिस्सा हो सकती है, दैट इज वन। डिसेप्शन का भी हिस्सा हो सकती है, ईरान को थोड़ा ऑफ गार्ड करने के लिए। चौथी चीज जो इसके ऊपर हो सकती है कि वो ईरान के कुछ एलिमेंट्स को जो उतने हार्डकोर नहीं हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बैकडोर से बातचीत होनी शुरू हो जाए और एक बार वो तख्ता पलट की तरफ ध्यान दें। तो जब तक ये जो है ना आईआरजीसी कंट्रोल में रखे, वो रूलर बन गए हैं, वो दे हैव बिकम द रूलर ऑफ ईरान। पेजेक्सिया के भी हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर उनका ज्यादा एक्टिव है। सर एक चीज समझाइए कि मध्यस्थता की बात जहां हो रही है, आपको लगता है कि पीएम मोदी कोई बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? क्योंकि दुनिया भर के देशों ने कहा था कि पीएम मोदी को आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका का भी एक एक्स कर्नल है, वो भी कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना चाहिए पीएम मोदी को, वही कुछ कर सकते हैं। तो अगर हमारे विदेश मंत्री ने बात की है मार्को रूबियो से, तो आपको लगता है कहीं इस दिशा में भी बात आगे बढ़ रही हो? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, नुकसान भारत के लिए भी है ना, तो भारत भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन ये युद्ध ऐसे ऐसे नहीं रुकेगा, युद्ध तभी रुकेगा जब दोनों को कुछ न कुछ इसमें मिलेगा। या तो ईरान को कुछ सैटिस्फैक्शन मिले या अमेरिका को कुछ सैटिस्फैक्शन मिले, तो नहीं होगा। दोनों को ऑफ रैंप ढूँढना है, दोनों को ऐसा लगना चाहिए कि हम जीत गए। तो अमेरिका को लगना चाहिए कि हाँ, हम जीत के बाहर जा रहे हैं, ईरान को लगना चाहिए कि हम जीत के बाहर जा रहे हैं। तो कैसे कौन किसको सेटिस्फाई करेगा, मुझे तो कोई ऑफ रैंप दिख ही नहीं रहा है। जैसे आपने ईरान की शर्तें रखी हैं, अब ये शर्त कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन इसमें से एक आध शर्त कोई मान सकता है, जैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाए, वो एग्री कर लिया, हाँ भाई ठीक है। इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। अभी बंद नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हमारी प्रेजेंस रहेगी, बट क्या बोलते हैं, इट विल बी फॉर डिफेंस, नहीं इट विल बी फॉर डिफेंस ऑफ द गल्फ, और ये डिफेंसिव फोर्स रहेगा, ना कि ऑफेंसिव फोर्स रहेगा। कुछ इस तरह की चीजें निकलेंगी तब ये सेटिस्फाई होंगे। उनको ये होगा कि हाँ भाई, हॉर्मुज़ जो है अब एक इंटरनेशनल वाटर कहलाएगा, उसके अंदर जो कंट्रोल होगा उसके लिए जीसीसी की सारी कंट्रीज का कुछ उसमें हाथ होगा, तो कोई यूनिलेटरली इसको बंद नहीं कर सकता है। इस तरह की कई चीजें हों, जॉइंट मैकेनिज्म निकल सकता है। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो कि शायद करने से कुछ न कुछ इसका हल या रास्ता निकले। अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंदर तो कोई गया नहीं है, कहाँ कौन बात कर रहा है। जो फाइनली बातचीत के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उन्हीं को पता है इसके बारे में, बट मोटा मोटा इश्यूज यही है। बिल्कुल सर, अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि ईरान बेकरार है डील के लिए, 5 दिन के अंदर डील चाहता है, क्या सच में 5 दिन के अंदर डील होती है? और आज सुबह हम लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप कौन सा राग अलाप दें, ये भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।